नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का मैं तहरीक बकाए उर्दू के इल्मी अदबी प्रोग्राम में खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ रोज़ाना शाम 6 बजे की तरह। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इसी हफ्ते हमने अपने प्रोग्राम के वक्त को कुछ तब्दील किया है और शाम की मगरिब की अजान और नमाज की को मद्देनजर रखते हुए शाम को 6 बजे हम आपसे मिल रहे हैं। और जाड़े भर हमारा ये वक्त रहेगा, या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा सकते हैं आगे की तरफ, थोड़ी और शाम रात की तरफ। बहरहाल फिलहाल हम शाम को 6 बजे आपसे मिल रहे हैं और मिलेंगे आगे भी। हमारे बीच हमारी आज की मेहमान है मोहतरमा शहनाज रहमत साहिबा, जो कोलकाता पश्चिम बंगाल से हमारे साथ हैं। और मैं उनको यहाँ पर अपने बीच पाकर बहुत खुश हूँ, इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे हैं, एक ऐसी कंपनी में हैं जिसके बारे में अभी हम लोग बहुत बात करते हैं आप हमेशा, कि आप पढ़ते हैं, लिखते हैं एक अच्छी नौकरी के लिए, रोजी के लिए, एक अच्छे ओहदे के लिए आप आगे बढ़ते हैं। और अगर आपकी तालीम आपका उसमें मदद आपकी ना कर पाए, तो फिर कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं, उस तालीम पर भी, उस ज़ुबान पर भी और उस तरबियत पर भी। तो शहनाज रहमत साहिबा टीसीएस में हैं, और जिसे हम आज भी एक बहुत बड़ी कंपनी मानते हैं एक नौकरी के लिहाज से। और उसके पहले वो टीचर भी रही हैं। आप शायरा भी हैं, राइटर भी हैं, और एक ऐसी खातून हैं जिन जिन जो एलानिया कहती हैं कि उन्हें उर्दू से इश्क है। तो एक तो इश्क का ऐलान बड़ा मुश्किल है, इश्क का ऐलान करना बहुत मुश्किल काम है अपने आप में। ऊपर से अगर उर्दू से इश्क है तो वो और मुश्किल काम है, क्योंकि फिर आपको ये सबूत देने पड़ते हैं कि आपने क्या किया है उर्दू के लिए, कितना किया है और कितना करने के लिए आप कोशा हैं। तो शहनाज साहिबा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में, और मैं तहरीक बकाए उर्दू के स्टेज पर आपका शुक्रिया इस्तकबाल करती हूँ। और सबसे पहले हमारी जी। बातचीत जो शुरू होगी वो यहीं से शुरू होगी कि आप आज एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रही हैं, जहाँ पहुंचने का सपना हमारे नौजवान देखते हैं। आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ हुई आपकी तालीम और तरबियत, आपकी शुरुआती जिंदगी, पढ़ाई, स्कूल, इसके बारे में हमें कुछ बताएं मोहतरमा शहनाज रहमत। जी, मैं तहरीक बकाए उर्दू के पेज के सभी मुंतज़मीन और टीम की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। मुझे यहाँ पर मदऊ किया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा बचपन कोलकाता में गुज़रा और मेरी पैदाइश तो यूपी के जौनपुर ज़िला के एक गाँव की है। लेकिन बाकी सारी ज़िंदगी मेरी कोलकाता में ही गुज़री, तालीम तरबियत यहीं पर हुई है। और शुरुआती दौर में माहौल कुछ ऐसा हुआ कि मेरी तालीम उर्दू मीडियम से नहीं हो पाई। उसके पीछे एक छोटी-सी कहानी है, अगर आप कहें तो मैं बताना चाहूँगी कि जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे इलाके में 2 स्कूल थे प्राइमरी, एक उर्दू का मीडियम का था और एक हिंदी मीडियम का। तो मेरी अम्मी मुझे उर्दू मीडियम में भेजती थी, तो मैं वहाँ जाती थी। तो किसी दिन होमवर्क ना करने की वजह से टीचर ने हाथ पर स्केल से मार दिया, जिससे लाल सुर्ख निशान पड़ गया। मैं घर आई तो बहुत गुस्सा आया माँ को और उन्होंने मतलब मुझे वहाँ से ड्रॉप कर लिया और मुझे बगल के दूसरे स्कूल में भेजने लग गईं। तो मेरे दिल में लेकिन ये बात एक छोटे बच्चे होने की वज़ह से बहुत ज़्यादा मतलब छू गई मेरे दिल को। मैं बस यही सोचती थी कि मैं क्यों नहीं उर्दू में पढ़ पा रही हूँ। लेकिन ख़ैर मेरे घर का माहौल इतना अच्छा था, मेरे वालिद साहब बहुत ही अच्छे मतलब जानकार थे उर्दू के और सारी ज़ुबानों के। उनका इंग्लिश पर भी बहुत अच्छा महारत रखते थे वो। तो वो हम लोगों को हर तरह की तरबियत देते थे और सिखाया करते थे। तो इस वजह से मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कब उर्दू सीखा। मैं बड़ी हुई तो मुझे उर्दू लिखना, पढ़ना सब कुछ आता था अच्छी तरह से। क्या बात है, क्या जी। बात है। शहनाज साहिबा, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी,
आपकी बात से, और कहते हैं कि जो बात दिल से निकलती है बड़ी सच्ची होती है, और सच्ची बात असर करती है देर तक, दूर तक। तो आपकी इस बात से मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस टीचर के ऊपर जिन्होंने आपके हाथ पे वो स्केल मारी होगी और आपके हाथ पे लाल निशान हो गया होगा, और जिसकी वजह से आपकी वालिदा को ये फैसला करना पड़ा होगा कि वो आपको उस स्कूल से लेकिन निकाल लें। लेकिन मेरे दिल में कोई मलाल नहीं है, क्योंकि वो ज़माना ही ऐसा था, उस्ताद इसी तरह से पेश आते थे टीचरों बच्चों से, तो इसमें उनकी कोई बुराई नहीं है। बस ये है कि मैं खुद बहुत डरपोक रही होंगी, मैं डर गई होंगी, कुछ हुआ होगा। ख़ैर, मैंने कभी किसी को इस बात के लिए, कभी किसी अपने उस्ताद के लिए दिल में कोई मलाल नहीं रखा। मेरे लिए सब नहीं, इज़्ज़त के लायक। बिल्कुल, ये आपका बड़ापन है, और हमें वैसे भी अपने किसी भी उस्ताद के लिए दिल में मलाल नहीं रखना चाहिए। वो हमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन मैं ये बात एक नाज़िमा के तौर पे ज़रूर कहना चाहती हूँ, और इसलिए कह रही हूँ अपने नाज़िम के हक़ को इस्तेमाल करते हुए एक प्रोग्राम में, कि बिल्कुल शुरुआत में आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी है जो कि सीखने वाली है, कि अगर कोई इस बात उस्ताद, पर चाहे वो जी हाँ, जी, किसी बिल्कुल। वजह से इस भी, बात पर चाहे वो मैं तरीका डिस्कशन उनका रहा हो, करती हूँ। चाहे वो, जी, मतलब मैं यही कह रही हूँ आपसे कि आपको उन्होंने चाहे वो कोई भी थे, हम तो उनका नाम भी नहीं जानते, और उन्होंने जो भी किया, लेकिन एक बच्चा स्कूल से प्यार कैसे करे, अपनी किताबों से प्यार कैसे करे, अपनी तालीम से प्यार कैसे करे, ज़ुबान से प्यार शुरुआत में कैसे करे, इसका बहुत बड़ा ज़िम्मा उस्ताद पे होता है। बच्चा अगर डर गया तो पहली बात तो वही पीछे हो जाती है। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि आपके वालिद साहब इतने अच्छे थे कि उन्होंने आपको उर्दू की तालीम अपने तौर पे दी। जब आप बड़ी हुई तो आपको उर्दू लिखना पढ़ना आती थी, बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी वो जी, बहुत पहले की बात है, तो जाहिर है कि हम उस बात को आज नहीं, उसकी शिकायत आज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज ये ज़रूर कह सकते हैं कि उस्ताद ध्यान रखें, किसी भी कोई भी टीचर हो वो ध्यान रखे कि बच्चा स्कूल आए तो फिर अपने मास्टर से, अपने स्कूल से, अपनी किताबों से, अपनी तालीम से प्यार करे, और उसको स्कूल छोड़ने पर मजबूर ना होना पड़े, ना ही उसके वालिद-वालिदा को वो स्कूल से निकालने के लिए मजबूर होना पड़े। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं इसके रेफ़रेंस में कह रही हूँ। तो आप जब बड़ी हुई तो आपने भी उस्ताद के तौर पे काम किया, आपने भी टीचर के तौर पे काम किया। तो वहां तक आप तो कैसे पहुंची टीचर, क्योंकि आपकी पढ़ाई उर्दू मीडियम में नहीं हुई है, तो जाहिर है कि आपने टीचिंग भी दूसरे मीडियम से की होगी। लेकिन एक टीचर के तौर पे आपके क्या तजर्बात रहे, आपने किस तरह से काम किया, कहाँ काम किया, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें आप। जी, मैं 2002 में अपने वालिद साहब के वफ़ात के बाद मैंने जयपुर के एक स्कूल में मुलाज़मत की, और वहाँ मतलब कोलकाता से वहाँ पहुँचने का सफ़र भी काफ़ी दिलचस्प है। मेरी एक सहेली ख़तों में वहाँ के एडवर्टाइज़मेंट्स की कटिंग भेजा करती थी, और मैं उस पर अप्लाई करती थी। तो इस तरह से मुझे वहाँ के एक स्कूल में नौकरी मिल गई थी, और मैं वहाँ के स्कूल में गई थी। और मैं जयपुर में कुछ महीने थी, उसके बाद मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है लक्ष्मणगढ़, तो मैं वहाँ के स्कूल गोयनका पब्लिक स्कूल में भी टीचर रही हुई हूँ पूरे 8 साल तक। तो मेरा तजुर्बा बहुत ही अच्छा था। बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा घुल-मिल जाते थे, और मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा घुल-मिल जाती थी, और हम प्राइवेट स्कूल होने की वज़ह से हमें हर एक बच्चे पर नज़र रखनी होती थी, हर एक बच्चे की तरबियत और उसकी मतलब इल्मी और जो भी है जिस सारी न नशो-नुमा का ख़्याल रखना पड़ता था। तो उस तरह से मैं कहती हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा भी, और मैंने बच्चों को किस तरह से पढ़ाई की तरफ और स्कूल की तरफ राग़िब करना है, इसको भी समझा और जाना और अप्लाई भी किया। तो आपने जो अप्लाई किया, जो तरीका अपनाया एक टीचर की हैसियत से, उसका थोड़ा-सा खुलासा हम चाहते हैं कि आप करें, कि एक टीचर को बहुत शुरुआत में, जब बच्चा छोटा होता है, नाज़ुक उम्र में होता है, पहली बार माँ-बाप की आगोश को, नरम आगोश को, गरम आगोश को, एक महफ़ूज़ दायरे से बाहर निकल कर
उन सबको छोड़ के स्कूल आता है, तो एक टीचर का क्या फर्ज बनता है कि उस बच्चे को उसके स्कूल को उसका सेकंड होम बना दे। एक टीचर इसके लिए क्या करती है, आपने क्या किया और क्या करना चाहिए एक टीचर को? जी, जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं शुरू में, या जो छोटे बच्चे होते हैं एलकेजी, यूकेजी के, तो बहुत रोते हैं। तो बहुत सी टीचरें होती हैं जो जिनको उन पर गुस्सा आ जाता है, या मतलब क्यों चुप नहीं हो रहा है। लेकिन मैं जो है उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से पेश आती थी, और मतलब उनको ऐसा महसूस कराती थी उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुज़ार कर, कि उन्हें लगे कि जैसे वो अपने घर में ही हैं। धीरे-धीरे उनके साथ दोस्ताना रवैया अपनाते आते, जैसे घर में बच्चों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, खिलाते हैं, उस तरह से करते-करते हमने बच्चों को अपने नज़दीक किया। और जैसे क्लास 1 की मैं एक बात कहूँगी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए प्ले वे मेथड का ज़्यादा इस्तेमाल करना कामयाब रहा मेरे लिए। तो खेल-खेल में बच्चे पढ़ लें, और मेरा तो है कि क्लास 1 में मैंने बच्चों को इतना ज़्यादा सब कुछ याद करा दिया था खेल-खेल में, कि मतलब सभी लोग तारीफ़ करते थे। और मैं कह सकती हूँ कि आज भी मेरे बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं और मेरे से जुड़े हुए हैं इन्हीं बातों की वजह से। क्या बात है, और सही बात आपने याद दिलाई। प्ले वे मेथड आजकल सारे स्कूल अपना रहे हैं, और एक बच्चे को अपनी तरफ खींचना हो तो बच्चा बनना पड़ता है, एक बच्चे को अपना बनाना हो तो उसके साथ बच्चा बनना पड़ता है, तब वो आप पे भरोसा करता है, आप पे यकीन करता है। मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि टीचर बनना आसान काम नहीं है, कि इतना मुश्किल काम भी नहीं है अगर आपका दिल नाज़ुक हो, नर्म हो, आप इंसानियत को समझते हो। अब मैं नाज़रीन से ये भी कह दूँ कि आप ये ना समझें कि हम टीचर्स डे के प्रोग्राम की तरह कोई बात कर रहे हैं। हमें याद है कि हमारे साथ एक शायरा भी हैं और अदीबा हैं, उनसे हम वो बातें भी करेंगे। मोहतरमा शहनाज रहमत साहिबा, और एक बहुत ही खूबसूरत शहर से वो आती हैं, कोलकाता। और हमको लगता है कि न सिर्फ हम बल्कि दुनिया भर के लोग इस बात को मानते हैं कि बिलखुसूस हिंदुस्तान में जितनी भी मॉडर्न चीजें आई हैं, एजुकेशन हो चाहे कुछ नई नई रवायत हो, उन सब की शुरुआत में बहुत हाथ रहा है उस शहर का। काफी आगे रहा है, हर हर मूवमेंट में आगे रहा है, हर काम में आगे रहा है, तालीम में आगे रहा है। तो यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि बावजूद इसके कि उनकी पढ़ाई उर्दू में नहीं हो रही थी, वो घर पे उर्दू पढ़ रही थी, और शायद स्कूल से ज़्यादा बेहतर पढ़ रही थी, क्योंकि वालिद साहब पढ़ा रहे थे, और 1 टू 1 जो होता है पैटर्न, उस पर वो पढ़ रही थी उर्दू। तो उन्हें क्या लगता है, आज मैं अगर पूछूं कि उर्दू कोलकाता में उर्दू उनके हिसाब से कैसी है, और उन्हें क्या लगता है कि वो जहाँ है उनके आसपास कैसा उर्दू माहौल है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ मैम। कोलकाता आज के ज़माने की बात कह लें या पहले क़दीम ज़माने की, कोलकाता उर्दू का हमेशा से ही मरकज़ रहा है। कोलकाता में उर्दू बहुत ज़्यादा परवान चढ़ी है, लोगों ने इसे खुले दिल से अपनाया है, और इस पर बहुत-बहुत काम हुआ है। बेहतरीन शायरी कोलकाता से ही निकली है, और बेहतरीन अदीब यहीं से मतलब आए हैं। चाहे हम उर्दू की भी बात करें, और अगर हम बंगाली में रवीन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, तो कोलकाता इस लिहाज से हमेशा बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मालदार रही है। और उर्दू के लिए हमेशा यहाँ पर काम होता रहा है, और अब भी हो रहा है। बहुत सारे अदारे हैं, बहुत सारी तंज़ीमें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं और इसके फ़रोग़ के लिए काम करती हैं, और लोगों को भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जिससे कि पूरी दुनिया में उर्दू ने हिंदुस्तान की अज़मत का भी परचम बुलंद किया है। हम कह सकते हैं कि उर्दू मुसर का हिंदुस्तानी तहज़ीब की अलंबरदार है, और उर्दू की शीरनी से, उसकी ज़ुबान की जो मिठास है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो
और अपने दुख दर्द को बयान करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया भी उर्दू है। शायरी तो सभी ज़ुबानों में होती है, लेकिन जो मज़ा उर्दू में शायरी पढ़कर आती है, वो दूसरी ज़ुबानों में हमें वो लुत्फ़ नहीं मिलता। तो और कोलकाता, मग़रबी बंगाल का हर हिस्सा, हर कोना, यहाँ से बहुत सारे उर्दू अख़बारात भी निकलते हैं और बहुत सारी रिसाले भी हैं और लोगों को भी उर्दू से काफ़ी मोहब्बत है। और मैं कहना चाहती हूँ कि किसी बच्चे को किसी भी ज़ुबान की तरफ राग़िब करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगी, एक बच्ची होने के नाते मैं अपने वालिद साहब के काफ़ी करीब रही हुई हूँ, तो उन्होंने क्या तरीक़ा अपनाया था हमें मतलब किसी भी ज़ुबान की तरफ राग़िब करने का, उर्दू सिखाने का, वो मैं बताना चाहती हूँ। मेरे वालिद साहब ने सबसे पहली किताब जो मुझे तोहफ़े के तौर पर दी, वो थी मुसद्दस हाली, हाली की किताब और मैं एक छोटी-सी बच्ची 4 या 5 में पढ़ रही हूँ, लेकिन वालिद साहब ने मुझ पर ये ज़िम्मेदारी डाल दी कि आप इसे पढ़ो, समझो और फिर अपने छोटे भाई-बहनों को समझाओ। तो मैं तो देखकर बिल्कुल हैरान रह गई कि मैं कैसे इसको पढ़ूँ, कैसे इसको समझूँ? फिर मैं कोशिश करती थी, थोड़ा-थोड़ा पढ़ती थी और उनसे पूछती रहती थी। इसके बाद उन्होंने मुझे दूसरी किताब दी दीवाने गालिब, तो वो तो और भी ज़्यादा मतलब मेरे लिए तकलीफ़दायक किताब थी। तो मैं गालिब की किताब को क्या पढ़ती, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन मैंने उस किताब के कुछ कुछ ग़ज़लों को फ़िल्मों से जोड़कर देखा और मुझे बहुत पसंद आई। जैसे फ़िल्मों के ये गाने मैंने बहुत सुने थे दिल ए नादा तुझे हुआ क्या है और हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी। तो मैं इन्हीं चीज़ों को जो आसान ग़ज़लें थी उनको पढ़ती थी और उनको समझने की कोशिश करती थी और वालिद साहब से उनके मानी पूछा करती थी। तो इस तरह से उन्होंने मुझे उर्दू की तरफ राग़िब किया और उन्होंने क्या किया एक छोटी-सी फ़ारसी ज़ुबान की एक छोटी-सी पॉकेट डिक्शनरी थी वो दे दी कि जहाँ पे कोई मुश्किल अल्फ़ाज़ हो तो इसमें से तलाश करके उसके मानी समझ लो। तो इस तरह कर के हमने सीखा और क्या बात अंग्रेज़ी है। भी अच्छी करने के लिए उन्होंने जी, इसी तरह से अंग्रेज़ी के लिए उन्होंने अंग्रेज़ी के अखबार लगा दिए। कहीं कहते थे इनको पढ़ो, हम कहते हैं हमें कहाँ आता है, नहीं कोशिश तो करो पढ़ो और रफ़ कॉपी में हार्ड वर्ड से ढूँढ कर तलाश करके लिखो और फिर उसके लिए भी एक पॉकेट डिक्शनरी ला दी कि इसमें से इसके मानी लिखती जाओ साथ-साथ। इस तरह से करके हमारी ज़ुबानें जो हैं हमने मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और सीखा। तो किसी भी माँ-बाप को इस तरह से अपने बच्चों को मतलब सिखाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, मोहब्बत से, प्यार से और तरीक़ा अपना-अपना कर ताकि वो किसी भी ज़ुबान की गहराई में जा सकें और घबराएँ नहीं। क्या बात है। शहनाज़ साहिबा, एक बहुत खूबसूरत बात आपसे बात करते-करते हमें समझ में आई, हमने जानी और हमें एक बार फिर इस बात पर कहते हैं ना कि हमारा दिमाग गया कि अक्सर क्या होता है कि हम छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं कोई चीज़ तो हम ये सोचते हैं कि इन्हें कोई हल्की-फुल्की किताब दे दो, कोई ऐसी मैगज़ीन, कोई ऐसा रिसाला जो मतलब इनके इनके लायक हो, चिड़िया की कहानी, चूहे की कहानी, हल्का-फुल्का। आपके वालिद साहब ने आपको ऐसी कहानी और ऐसी किताबें दी हाली की, गालिब साहब की और बेशक ये तो वो जानते ही रहे होंगे कि ये किताबें आपकी उस उम्र के हिसाब से काफ़ी भारी भरकम थी। उनका ज़रूर कुछ सोचना रहा होगा, उनकी स्ट्रैटेजी रही होगी कि जब आप उन लफ्ज़ों से वाकिफ़ हो जाएँ, उस उस उर्दू से वाकिफ़ हो जाएँ जो उर्दू अ, अदब के लिए जानी जाती है और पूरी दुनिया में जिस उर्दू को सलाम किया जाता है। तो बच्चों को हल्के में ना लें, बच्चों को हल्की किताब दे के ये ना समझें कि बच्चा जो बड़ी किताबें हैं वो समझ नहीं पाएगा। हो सकता है कि उस वक़्त वो ना समझ पाए, लेकिन अगर वो पढ़ लेगा तो वक़्त के साथ कहीं न कहीं वो उसके दिमाग में सेव होती हैं, रिमाइंडर की तरह और फिर वो वक़्त पे आ जाती हैं सामने। तो हमारे साथ कोलकाता से जी शहनाज़ रहमत हाँ। साहिबा हैं जो कि जी, जी। नहीं, जी, मैं बोलिए वही मैम। कहना चाह रही थी कि ऐसा नहीं है कि वो
मुश्किल किताबें मैंने पूरी पढ़ ली। मैं उनमें से आसान चीज़ें अपने हिसाब से खोज कर ही पढ़ती थी, बिल्कुल लेकिन एक बिल्कुल ज़िम्मेदारी हम पर बिल्कुल। रहती थी कि वालिद साहब ने, हाँ, एक ज़िम्मेदारी आ गई कि वालिद साहब ने दिया है, ये मुझे एक काम दिया है, मुझे ये करना ही है, और एक दिल में डर रहता था कि नहीं, मैं अगर नहीं पढ़ूँगी, कहीं से पूछ लिया तो फिर आपको इस डिक्शनरी दी उन्होंने, आपको डिक्शनरी दी कि आप लफ्ज देखें, उसका मानी देखें, बहुत बड़ी बात है, हाँ, बहुत बड़ी बात है, कैसे-कैसे उन्होंने हौसला अफ़ज़ाई की, जी हाँ। बहुत बड़ी। मतलब वो एक जादूगर लगते हैं मुझको, उन्होंने इतनी आसानी से उर्दू आपके करीब ला दी कि, और डिक्शनरी बहुत बड़ी चीज़ होती है, कोई भी नई ज़ुबान जी, सीखते वक़्त अगर आपके पास उसकी लुगत है, डिक्शनरी है, तो आप अगर मुश्किल लफ्ज़ आ भी जाते हैं, तो कम से कम आप खोल के देख लेते हैं, और 1 बार, 2 बार, 3 जी बार देखने हाँ, के बाद आपको वो मानी याद रह जाते हैं हमेशा के लिए। जी हाँ, मैं जी। बता दूं नाजरीन को कि कोलकाता से शहनाज साहिबा हमारे बीच हैं, और उनके उनकी जो खासियत है वो यही है कि वो उर्दू की आशिक हैं, उर्दू से इश्क करती हैं, बावजूद इसके कि उनकी पढ़ाई उर्दू में नहीं हुई है। और मैं यहाँ पर उनकी तरफ से कहना चाहूंगी कि जो उर्दू से पढ़े हैं, जो उर्दू के उस्ताद हैं, उर्दू के तालिब हैं, वो उन पर उर्दू एक अलग तरह का फर्ज होती है, उर्दू की बका एक अलग फर्ज होती है। उनका उर्दू से इश्क, उनका उर्दू से रिश्ता एक अलग होता है। लेकिन वो जो उर्दू से पढ़े नहीं है, जिनका मीडियम उर्दू नहीं रहा है स्कूल में, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने उर्दू सीखी है, घर के माहौल से उर्दू सीखी है, एलानिया इश्क करते हैं, उनकी मेहनत का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं भी वही हूँ। और कमोबेश उर्दू को बाद में सीखना, साथ साथ सीखना, और अपने सिर्फ अपनी मोहब्बत में सीखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके पहले कि हम आगे चलें, एक सवाल करूंगी, लेकिन उस सवाल के भी पहले मैं शहनाज साहिबा से गुजारिश करूंगी कि हमको एक गजल सुनाएं, उसके बाद मैं अगला सवाल करूंगी। एक गजल, क्योंकि शायरा हमारे साथ हैं, तो एक गजल की गुजारिश मैं कर रही हूँ मोहतरमा शहनाज रहमत साहिबा से। जी। बात करनी है तो आ, बात करनी है तो आ, अब फ़िक्र फ़न की बात कर। हाँ बात हाँ हाँ, करनी वाह है वाह। तो आ, अब फ़िक्र फ़न की बात कर। हमनवा ऐ हमनफ़स, हमसे सुख़न की बात कर। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। बाग़ की, बहुत शुक्रिया। बाग़ की बुलबुल की, ग़ुंचों की चमन की बात कर। बाग़ वाह की बुलबुल की, ग़ुंचों की चमन की बात कर। इस ज़मीं की बात कर तू, उस गगन की बात कर। हाँ 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 हाँ, क्या और बात है, वाह वाह बहुत, वाह। हो दरिंदों की नज़र जिस पर बुरी सुबह मसा, हो दरिंदों की नज़र जिस पर बुरी सुबह मसा, फूल सी बच्ची के खिलते बांकपन की बात कर। वाह, और इस शेर पर तवज्जो दीजिए कि हैं वही हालात तो कैसे कहें, क्यों कर कहें। आजकल क्या के बात माहौल है, के वाह। ऊपर है है वही वही हालात, हालात तो किससे कैसे कहें, क्यों कर कहें, क्यों कहें। कर कहें। वाह तितलियों वाह की वाह। फसले गुल लाला बदन की बात कर। तितलियों की क्या बात, फसले गुल लाला बदन की बात लाला कर। मदन, वाह वाह। जी। और आदमी को आदमी से इस कदर नफरत है क्यों? आदमी को वाह, आदमी से इस कदर नफरत है क्यों? बुग़्ज़, कीना, दुश्मनी, ग़ीबत, जलन की बात कर। क्या बात है, वाह। सारे और आखिरी सामईन भी शेर, आपको वाह वाह कह रहे हैं, जी जी। जी बहुत जी, शुक्रिया। टूट कर चाहे मुझे और जान तक कुर्बान करे। टूट कर वाह। चाहे मुझे और जान तक और कुर्बान जान, करे। मेरे उस दिलबर की, उस बांके सजन की बात कर। क्या बात है, वाह। जी बहुत क्या बात शुक्रिया। है, क्या बात है शहनाज मैम, वाह।
मख्ता हाजिर करती हूँ, जब ज़रूरत जी। हो जुनूँ की, बात कर शहनाज़ से। जब ज़रूरत हो जुनूँ की, बात कर बात कर शहनाज़। शहनाज से। ज़िंदगी की बात कर, दारो रसन की बात कर। वाह 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 वाह, क्या बात है। बात करनी है तो कमाल। अब फ़िक्र फन की बात कर, हम नवा क्या बात हम नफ़स, हमसे सुखन की बात कर। जी, है। बहुत वाह नवाज़िश। वाह। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी बेहतरीन गजल, जिसको मैं बेहतरीन कहूंगी, सुनाने के लिए शहनाज मैम। जी, बहुत और निहायत। कमाल है, कमाल है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अ, तालीम का असर एक तरफ और मोहब्बत का असर एक तरफ, वो आप हमारे सामने उसका नज़ीर बन के बैठी हुई हैं उस चीज़ के लिए हमारे सामने। और आपकी गज़ल को सुनने के बाद कौन कहेगा कि आपने उर्दू मीडियम से पढ़ाई नहीं की है या उर्दू से शुरुआत नहीं की है तालीम की। और क्या ही खूब गज़ल, और गज़ल के हर मिसरे में, हर शेर में एक बात कही गई है जो कि गज़ल की लिए ज़रूरी है। और सारे और भी जो तरीके हैं, जो और सलीके हैं गज़ल लिखने के, वो सब निभाए गए हैं। तो अब सवाल मेरा बनता ही बनता है कि आप उर्दू अदब से कैसे जुड़ी, क्योंकि उर्दू पढ़ लेना, घर में वालिद साहब ने उर्दू पढ़ाई, ये भी एक फॉर्मेलिटी या एक प्रैक्टिस हो सकती थी घर के माहौल को देखते हुए। लेकिन अदब से जुड़ जाना, ठीक है, आपने वो किताबें बचपन में पढ़ी, लेकिन बचपन में पढ़ी हुई हर चीज हम अपनाते नहीं हैं जिंदगी भर के लिए। आप शायरा और अदीब बनने के तरफ कैसे आई, फिर आपने कैसे लिखना शुरू किया, क्यों लिखना शुरू किया? क्योंकि लिखना कोई काम नहीं होता, लिखना आपके लिए एक रूहानी गिजा होती है। कभी कभी आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपको जीना है, आप इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप दिखा रहे हैं कि आप जिंदा हैं। तो ये कैसे शुरू किया आपने, वो सफर थोड़ा सा हमसे आप साझा करें। जी, इसके बारे में भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि वालिद साहब की तरबियत और उनका असर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है। मेरे वालिद साहब इलाके की एक लाइब्रेरी के मुंतज़मीन में से थे, और वो मतलब बहुत ज़्यादा मुताला करते थे, तो अपनी सारी बातें वो घर पर आकर हमें बताया करते थे, किसी किताब के बारे में और ऐसे। तो और रेडियो पर ग़ज़लें लगा दिया करते थे, तो हमें बताते थे इसका शायर ये है, इसने इस तरह से लिखा है, और हमें वो पुराने शायरों की बातें बताते थे। सबसे पहले तो गालिब की ज़िंदगी बताई उन्होंने, तो हमें बहुत दिलचस्पी हुई उनके बारे में पढ़ने का और उनके बारे में जानने का। इस तरह से उन्होंने फ फराज़ अहमद के बारे में और मज़ाज लखनवी के बारे में, सबकी ज़िंदगी के बारे में हमें बताते, और ये भी बताते कि उन्होंने बहुत से मुशायरे सुने हैं आमने-सामने, कैफ़ी आज़मी को, साहिल लुधियानवी को और शकील बदायूनी को, बहुत बड़े-बड़े शायरों का वो नाम लेते, और हम हैरत से उनका मुँह तकते कि अब्बा ने ये सब देखा, अब्बा ने ये सब जाना, और वो हमें उनकी ज़िंदगी, उनके हालात बताते, तो हमें भी बहुत शौक होता। हम कहते हमें ऐसी ही किताबें दीजिए जिससे कि हम इनके बारे में जान सकें। फिर वो हमारे शौक को परवान चढ़ाने के लिए उर्दू रिसाले घर में मँगवाने लग गए, खातून मशरिक़ और पाकीज़ा, बच्चों का भी आता था, चंदा मामा, चंपक, ये सब भी आते थे। तो मैं उनमें से मतलब मेरा ज़हन ऐसा बना था कि मैं सबसे पहले उनमें से ग़ज़लें पढ़ती थी, और बाकी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा दिल नहीं जाता था। शुरुआत में अफ़साने वग़ैरह पढ़ती थी, लेकिन फिर दिल उनसे ऊब गया। तो जब मैं पढ़ने लग जाती थी, तो मतलब मेरे दिमाग में एक रिदम सा बनने लग जाता था उनको पढ़ते-पढ़ते, और मुझे मतलब बहुत अच्छा-सा फ़ील होता था। और इस तरह से करते-करते जो भी अब्बा रेडियो में गाने लगाते थे, तो मैं गाने सुनती थी, तो मुझे पूरे-पूरे गाने याद हो जाते थे फ़िल्मों के। तो मैं उन्हें बाद में गुनगुनाती थी ऐसे करके। लेकिन लिखने का शौक इस तरह से कर सकते हैं कि जब मैं 11वीं-12वीं में थे, तो टीचर ने हमें कहा कि आपको कोई ऐसा ड्रामा लिखना है जिसमें पैरोडी में बात की जाए। तो हमने कहा कि मैम हम कैसे कर पाएँगे? तो उन्होंने कुछ थोड़ा-सा आइडिया दिया, तो
हमने कोशिश की और वो कामयाब हो गया। तो उसके बाद मैं क्या करती, क्लास में लड़कियों को किसी भी गाने की पैरोडी बना-बना कर सुनाती और उन्हें खूब हँसाती, उल्टे-सीधे मतलब कुछ भी कहकर ऐसे करके। तो फिर घर में आकर कुछ और भी लिखने का दिल चाहा तो लिखने लग गई। जब भी दिल गम में डूब जाता है, बन के कोई गज़ल उभरती है, ऐसे कुछ अब बताए ज़िंदगी मैं क्या करूँ, लुट गई मेरी खुशी मैं क्या करूँ? ये सब मेरे शुरुआती दौर की ये मतलब शेर हैं और ग़ज़लें हैं। तो मुझे तो इल्म नहीं था कि मैं शायरी कर रही हूँ, ये शेर हैं या ग़ज़लें हैं, मैं नहीं समझ पाती थी। तो मेरे मोहल्ले के एक भैया आते थे, एक बार उन्होंने मेरी डायरी देख ली, तो उन्होंने बताया कि ये तो तुमने शेर लिखा है, ये तो तुमने ग़ज़ल कही है। तो मुझे हैरत होती थी, तो उन्होंने ही बताया। फिर कहा कि नहीं, जब तुम्हारे मतलब अंदर ऐसा कुछ है तो लिखा करो। तो फिर मैं उन्हें लिख कर दिखाया करती थी। तो इस तरह से और मुझे बहुत सुकून मिलता था। बात ये है कि मैं जब बहुत उदास होती तब मेरा जी चाहता कि था कि मैं कुछ लिखूँ। तो जब मैं कुछ लिखती थी तो मुझे बहुत सुकून मिलता था और एक बेचैनी-सी और एक मतलब अजीब-सी कैफ़ियत से मैं दो-चार होती थी और जब मैं लिख लेती थी तो मुझे बहुत सुकून और राहत मिलती थी। तो मुझे पता चला कि मेरी ज़हनियत जो है इस तरह की बन चुकी है। फिर मैं लिखने लग गई। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है कि उर्दू मोहब्बत की ज़ुबान है और हमें उर्दू से मोहब्बत है। और ये आज का जो मैं बहुत खुश हूँ ये सेशन इंटरव्यू लेकर शहनाज मैम, इसलिए कि जब हमारे सामने वो शख्सियात होती हैं जो बहुत अपने फ़न की माहिर हैं या मास्टर हैं और उनसे हमको बात करनी होती है, वो एक टॉपिक होता है, वो एक अलग कैफ़ियत होती है। लेकिन जब हम किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कह पा रहा है कि हमें उर्दू से मोहब्बत है, उससे ज़्यादा उसका बयान नहीं है कोई, तो मेरे ख़्याल से वो सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोहब्बत अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान होती है और अपनी ज़बान से मोहब्बत करना। और मैं बार-बार ये बात कह रही हूँ कि उर्दू मीडियम से तालीम ना हासिल करना, आप देखें कि इसके बावजूद ये बात कितनी खूबसूरत हो जाती है सुनना, जब आप शहनाज साहिबा को सुनते हैं, उनकी ग़ज़लें सुनते हैं और आप ये महसूस कर पाते हैं कि आपने भले ही पढ़ाई नहीं की उस मीडियम से, लेकिन आपकी मोहब्बत को ज़ाहिर करने के लिए, अयां करने के लिए उस मीडियम की ज़रूरत उतनी थी नहीं, क्योंकि आपने अपने तौर पे उर्दू सीखी, वालिद साहब ने आपको वहाँ तक पहुँचाया। और वहाँ फिर मैं कहूँगी कि अगर वालिद साहब चाहते भी, वो ना पढ़ा पाते अगर शहनाज रहमत ने वो मोहब्बत ना दिखाई होती उस ज़ुबान के लिए। क्योंकि वालिद जो वालिदैन होते हैं वो तो जी। बच्चों को बहुत कुछ पढ़ाना चाहते हैं। बच्चा अगर अपनी ओर से जी, जी। इंटरेस्ट नहीं दिखाता है तो मुश्किल हो जाता है। तो जितने भी हमारे नाज़रीन हैं और शहनाज रहमत साहिबा को अपनी दुआओं से नवाज़ रहे हैं, अपने खूबसूरत अल्फाज़ से नवाज़ रहे हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ शहनाज मैम की ओर से। आपको बहुत लोग जी। सुन रहे हैं मैम, और बहुत से लोग आपको यहाँ पर आपके लिए तारीफ़ें कर रहे हैं, आपकी आपकी हर बात पे वाह-वाह कह रहे हैं। तो मुझे एक कहा गया है कि अगली बात हम जारी रखें, इससे पहले आपसे एक और ग़ज़ल की गुज़ारिश कर लें, क्योंकि वाक़ई में आपकी ग़ज़ल लिखने का जो तरीका है वो बहुत सादा और बहुत खूबसूरत है। तो एक और ग़ज़ल हो जाए, फिर अपनी बात हम आगे जारी रखेंगे। जी। जी, मतलब मैं हाज़िर करती हूँ। मेरी ख़ामोश मोहब्बत की ये कीमत दी है, मेरी ख़ामोश मोहब्बत की ये कीमत दी है, उसने ठुकरा के मुझे दर्द की दौलत दी है, उसने आहा! ठुकरा क्या के बात मुझे है! दर्द की दौलत दी है। क्या बात है! जी, बहुत क्या बात शुक्रिया। आपको भूल सकूँ, दिल को कहीं बहलाऊँ, आपको आहाहाहा! भूल सकूँ, दिल को कहीं बहलाऊँ, आपकी याद ने कब मुझको ये मोहलत दी है, क्या आपकी बात याद है! ने कब मुझको मैम, ये मोहलत दी है। एक बहुत बार फिर शुक्रिया मुकर्रर, आपका। फिर से ये शेर तो फिर से। बहुत-बहुत शुक्रिया। ज़रूर। आपको भूल सकूँ, दिल को कहीं बहलाऊँ,
हाँ आपको हाँ, भूल सकूं, दिल सकूं को दिल को कहीं कहीं बहलाऊं, बहलाऊं। क्या बात है। आपकी याद ने कब मुझको ये मोहलत दी ये है। मोहलत दी है। और वाह, क्या शिकायत है। पास बैठूं तेरे और तुझको ही वाह। देखे जाऊं। हाँ 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 पास हाँ, क्या बैठूं बात। तेरे और तुझको ही देखे जाऊं। मेरी आंखों को कहाँ तूने ये मेरी आंखों को कहाँ इतनी इजाजत दी है। हाय हाय, मेरी क्या आंखों बात। को कहाँ इतनी इजाजत दी है। इजाजत दी है, वाह। जी, बहुत। और क्या बात। दर्दमंदी से मोहब्बत से मिलूं मैं सबसे। हाय हाय, क्या बात है। दर्दमंदी से मोहब्बत से मिलूं मैं दर्दमंदी से सबसे, वाह। मोहब्बत मोहब्बत से। से मिलूं मैं सबसे। जी, मेरे अजदाद ने विरसे में ये फितरत दी है। मेरे अजदाद अरे ने वाह, विरसे में ये फितरत दी है। जिंदाबाद। जिंदाबाद मैम, फिर से ये शेर फिर से सुनना है बहुत हमें। बहुत ये एक और शुक्रिया। शेर। जी जी, बिल्कुल। जी, मैं हाजिर करती हूँ। दर्दमंदी से मोहब्बत से मिलूं मैं सबसे। मेरे वाह, अजदाद ने माशाल्लाह। विरसे में ये फितरत दी है। क्या बात है, मेरे मेरे अजदाद अजदाद ने ने विरसे विरसे में ये में, ओहो। फितरत दी है। क्या बात है, वाह। जी, वाह। सलाम। और जी। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप अदब अदब नवाज़ हैं, बहुत अच्छा सुन रही हैं। काम औरों जी। के मैं आती रहूँ मरते दम तक। क्या बात है, वाह वाह वाह। काम वाह वाह औरों वाह। के मैं आती रहूँ मरते दम तक। मेरे खालिक ने मुझे जितनी भी ताकत दी है। मेरे आय हाय, खालिक क्या ने बात। जितनी भी ताकत दी है। जी, और ये शेर सुने के मेरी जुल्फों को संवारे, मेरा आँचल छू ले। मेरी हम्म। जुल्फों को संवारे, मेरा आँचल मेरा छू ले। आंचल छू ले। हाँ हवा, हाँ। ऐ हवा, किसने तुझे आज ये जुर्रत दी है। आय हाय, क्या बात। क्या बात है, ऐ हवा, वाह किसने वाह तुझे वाह। आज ये जुर्रत दी है। रद्दी है, और वाह वाह मुझको वाह। इस मुझको इस दहर के दोजख में जलाया है सदा। मुझको क्या इस बात। दहर के दोजख में जलाया है सदा। कहने वाह। को कदमों के नीचे मेरे जन्नत दी है। जो हम्म। आपका इस्तेमाल होता है उसके ताल्लुक से कहने को जी कदमों के बिल्कुल। नीचे है। जी, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और और शेर सुने के जख्म दिल भर गए कुछ और इनायत कर दें। अरे वाह, जख्म दिल क्या भर बात है। गए कुछ और अच्छी इनायत कर दें। अच्छी इल्तिजा है जी। इतनी सी बात है साहब जो यूं ज़हमत दी है। इतनी सी हाँ बात हाँ है हाँ, साहब जो यूं ज़हमत दी है। क्या बात है। क्या बात है, वाह। जी, बहुत खूब। और तेरी दुनिया में है मजरूह मेरी सादा दिली। तेरी आय हाय, दुनिया में है क्या बात। मजरूह मेरी सादा मजरूह मेरी दिली। सादा दिली, वाह। क्या इसी वास्ते ये सादा तबीयत दी है। क्या इसी वास्ते वाह, ये सादा तबीयत दी है। क्या बात है, वाह वाह। मख्ता खूब मख्ता अशार हैं, वाह। हाजिर जी, इरशाद। करता। जी, तुझको अल्लाह बचाए सदा नजरे बद से। तुझको अल्लाह बचाए सदा नजरे बद से। तुझको वाह वाह। शहनाज खुदा ने हंसी सूरत दी है। तुझको आय हाय, शहनाज बेशक ने बेशक हंसी बेशक। सूरत। बेशक। बहुत बहुत जी, शुक्रिया। बेशक। बेशक, आपको नजरे बद से बचाए, आपकी कलम को नजरे बद से बचाए, आपके कलाम को नजरे बद से बचाए। और एक जो इस पूरी गजल में एक मिसरा, मैं तो कहूंगी कि शेर भी नहीं, सिर्फ एक मिसरा हासिबे गजल है शहनाज मैम, मेरी मेरी तरफ से। मैं खुद ही बहुत अदना सी उर्दू की आशिक हूँ और खादिम हूँ, क्या कहूँ। तो मैं ये जी, किसी जी, की गजल मैंने पे कहा। कोई तस्करा या तबसरा करने लायक नहीं हूँ।
लेकिन मेरे हिसाब से एक लिसनर होने के नाते एक मिसरा इस गजल का हासिल गजल हो सकता है कि मेरे अजदाद ने विरसे में ये फितरत दी है। क्या बात है, क्या अना है, क्या ऐलान है, क्या शाइस्तगी से क्या खूबसूरत बात कही है। और उन अजदाद को सलाम, उस कलम को सलाम, उस अंदाज को सलाम जो आपका है। और उर्दू जी सीखें, पढ़ें, और बोलें, ये हम कहते हैं, लेकिन उर्दू को जिए कैसे, उर्दू को सांस में कैसे भरें और धड़कन में कैसे उतारें, ये आप जैसे लोग हमें बस बताते हैं, जिन्होंने पढ़ाई भले ही उर्दू में ना की हो, लेकिन अपने मतलब एकेडमिकली स्कूल में पढ़ाई ना की हो, घर में आप बाकायदा उर्दू पढ़ रही थी। मैं ये फिर बताऊंगी अपने नाजरीन को कि मोहतरमा शहनाज रहमत ने उर्दू मीडियम में पढ़ाई नहीं की है, लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही है कि स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं, घर में माँ मिलती है, तो उनको उर्दू घर में मिली है, तो वो कहीं ज्यादा उर्दू के करीब हो सकती हैं, जहां वो किताबों से पढ़ के हम उर्दू के करीब पहुंचते हैं। एक सवाल मैं आपसे अब करना चाहती हूँ मैम, आपकी 2 गजलें हमने सुनी और वाह 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 ही होता रहा। मैं भी कर रही थी, हमारी नाजरीन और सामीन भी कर रहे थे, और बेशक वो उसकी मुस्तहिक थी आपकी गजलें, आपके अशार। एक सवाल मैं करूंगी कि गजल लिखना एक फन है, और एक ऐसा फन है कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं उर्दू के पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और गजलें कहने वाले, सुनने वाले, उस फन में कहीं चूक जाते हैं। एक टेक्निक है उर्दू, एक टेक्निक है उर्दू गजल लिखना, एक टेक्निक है जिसमें कहीं भी आगे पीछे हो जाए तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सदीफ, काफिया, बहर, वजन, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं जानता इंसान। क्या आपने अलग से कहीं इनकी तालीम ली? आपकी इतनी खूबसूरत गजलों के बाद ये सवाल उठता है कि ये गजल लिखने की तकनीक आपने कहाँ से सीखी, या ये भी अल्लाह मियाँ ने आपको गिफ्ट में दिया है, या फिर आपने कहीं से सीखा है, या गजलें पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते आपके अंदर ये रिदम बन गई, गजल का एक फॉर्मेट तैयार हो गया। आप क्योंकि जो लोग उर्दू नहीं पढ़े होते हैं, उनको ये डर होता है कि मैं तो बिल्कुल ही नहीं लिख सकता या लिख सकती। आप बताएं कि कैसे ये जादू आपने किया और बाकी लोग भी चाहें तो कैसे कर सकते हैं? जी, मैंने बताया कि मैं अपने हिसाब से लिखती थी और लोगों ने उसे बताया कि ये तो शेर है, ये तो ग़ज़ल है। तो मुझे रदीफ़ क़ाफ़िया का बहुत ज़्यादा तो अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो मैंने बताया ज़हन में, दिल में एक रिदम बनने लग गया था और समझ में आता था कि मुझे इस तरह से चलना है, इसी पैटर्न में। तो मेरे मोहल्ले में मैंने बताया एक वो शायर भी हैं, नसीम अकबर उनका नाम है भैया का। वो बराबर आया करते थे तो वो देख देख लिया करते थे तो उन्होंने काफ़ी कुछ बताया भी, रहनुमाई भी की। लेकिन असली मेरी तालीम जो है वो मेरे सर हैं उस्ताद शायर कैसर शमीम सर, कोलकाता का एक बहुत बड़ा नाम। अ मतलब इंटरनेशनल आलमी पैमाने पर भी उनकी अपनी एक मुनफ़रिद पहचान है और मुझे खुशी है कि मैं उनसे मतलब मुंसलिक हूँ, मेरा ताल्लुक़ है। तो जब मैं एमए कर रही थी, एमए के दौरान में मुझे किसी ने कहा, किसी क्लासमेट ने ही कहा कि जब आप लिखती हैं, आपकी शायरी सुनने में अच्छा भी लगता है, तो किसी अच्छे उस्ताद से क्यों नहीं सलाह ले लेती हो? तो मैंने कहा मुझे तो कोई इल्म नहीं है, मैं तो कुछ जानती भी नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे सर से मिलवाने का कहा और लेकर सर के पास गए। तो मैं अपनी कुछ चीज़ें लेकर सर के पास गई, एमए के मतलब ऑफ़िस में जहाँ पर सभी बैठते थे, लेक्चरर, प्रोफ़ेसर साहब। तो सर बहुत ही मोहब्बत और अपनाइयत से मुझे देखें और पूछें कि क्या लाई हैं दिखाइए। लेकिन सर के पास कोई एक और मोहतरमा बैठी हुई थी जो कि उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम है, जो मुझे बाद में मालूम चला। उन्हें जैसे ही पता चला उन्होंने कहा, "अच्छा, हिंदी से पढ़ती हो? शायरी करती हो? तख्ती आती है? ये बताओ।" अब मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो गई कि मैं क्या बताऊँ, मुझे तो आती नहीं थी। तो साथ वाले क्लासमेट ने कहा कि, "कभी सुना है मफ़ाइलन मफ़ाइलन ये सब?" तो मैंने कहा, "हाँ, सुना तो है कुछ।" तो सर ने मेरा चेहरा देखा कि एकदम सफ़ेद पड़ गया था, मुझे कुछ नहीं आता था।
लेकिन सर ने बहुत ही शफ़क़त से मेरी चीज़ें ली और कहा कि आप 1-2 दिन बाद आ जाना। तो मैं जब गई, फिर सर ने मुझे धीरे-धीरे सभी चीज़ों की तालीम दी, समझाया और जैसे-जैसे इस्लाह करते जाते थे, सिखाते जाते थे, तो काफ़ी कुछ मैंने उनसे ही सीखा है और आज भी मैं सीखती हूँ, सीख रही हूँ। सीखने का दौर तो हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होता। हम अपनी उम्र के हर अहद में सीखते ही रहते हैं, तो वो जारी है। और मैं अपने आप को कभी भी बिल्कुल। मैं अपने आप को उर्दू से मोहब्बत करने वाली तो कह सकती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी मैं दावा नहीं कर सकती कि मुझे उर्दू आती है। मैं नहीं कहती मुझे उर्दू आती है। मुझे उर्दू मैं यही समझती हूँ कि मुझे नहीं आती, बस मुझे उर्दू से इश्क है और मैं सीख रही हूँ और मैं सीखती रहूँगी जब तक दम है। और मुझे उर्दू से इतनी मोहब्बत है कि जब मुझे मालूम होता है कि कोई उर्दू नहीं पढ़ रहा है या उर्दू मतलब नहीं हासिल करना चाहता, तो मुझे बेहद तकलीफ़ होती है। मैं जब राजस्थान में थी तो मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा कि उर्दू नहीं आती है। हो सकता है मैं जिस एरिया में थी वहाँ पर नहीं आती होगी, बाकी सारे राजस्थान में आती होगी, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मैं सोचती थी कि कुरान शरीफ पढ़ने के लिए तो लोगों को उर्दू पढ़ना ही पड़ता होगा, तो मैं पूछती थी कि आप कुरान शरीफ तो उर्दू में अरबी में पढ़ते होंगे? तो बताया गया मुझे कि नहीं, हम तो उसे भी हिंदी में ही पढ़ते हैं। तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। फिर मैं कहती थी अपनी सहेलियों को या अपने मतलब कलीग्स को कि आप पढ़ो, आपको अच्छा लगेगा, आप इस तरह से कोशिश तो करें। और मेरे कहने पर मेरी कई मतलब बहनें भी कह सकती हूँ, इतना अपनापन है आपस में, तो उन्होंने कोशिश भी की और पढ़ने भी लग गई हैं, काफ़ी लोग और अपने बच्चों को भी पढ़ा रही हैं। क्या बात है। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत प्यारी बात, बहुत ही सच्ची बात, सबसे बड़ी बात कि बहुत ही सच्ची बात बिना लाग लपेट के। और अच्छा हुआ कि आपने उस्ताद का नाम लिया। हमारे नाजरीन भी ये जानना चाहते थे कि आपने किसी से सीखा है क्या गज़ल लिखना? और आपने कहा कि उर्दू आती नहीं है, बस मैं उर्दू से मोहब्बत करती हूँ। तो चूँकि आज आज हमारा मौज़ू ही है उर्दू और मोहब्बत जैसा कुछ, तो मैं ये कहने का कि हिमाकत या जुर्रत कह लीजिए मैं भी कर ही दूँ कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि मोहब्बत भी करनी आती थोड़ी है। कोई पूछेगा तुमको मोहब्बत करनी आती है? तो हम कहेंगे मोहब्बत करनी आती नहीं है, हम तो मोहब्बत करते हैं बस। तो मोहब्बत जी, करनी जी। कैसे आएगी? वो तो मोहब्बत की तो हो जाएगी, जाती है। जी। हो जाती है। हाँ। तो मोहब्बत करनी जी, कैसे आ जी। सकती है? वो तो हम करते हैं उसको। तो बहरहाल एक चीज़ बहुत पूछना लाज़मी है इस बातचीत के इस मकाम पे हम पहुँचे हैं कि आपने ग़ज़लें लिखी हैं, अभी ग़ज़लें हमें आपकी और सुननी है, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछ लूँ कि आपने कोई किताब शाया करवाई है या इसकी कोई प्लानिंग है आपकी? क्योंकि इतनी बेहतरीन ग़ज़लें कारी तक ना पहुँचे ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो आपने क्या ग़ज़लें कहीं एक जगह कलेक्शन किया है या करने की सोच रही हैं आप किताब के तौर पे? जी हाँ, मेरा इरादा तो है, मैंने जैसा कि बताया कि मैं 2002 से लगातार नौकरी कर रही हूँ, तो मैं अदब को जितना वक़्त देना चाहिए था, मैं नहीं दे सकी हूँ। मैं नहीं कहती हूँ, जब मैं राजस्थान चली गई थी, राजस्थान जाने से पहले कोलकाता के अदबी महफ़िलों में मैं जाया करती थी और मैं 1-2 मुशायरे भी पढ़ी थी। लेकिन राजस्थान में जाने के बाद मतलब वो बहुत ही आउटर एरिया में हमारा स्कूल था और स्कूल के अंदर ही कैंपस में हम रहा करते थे। तो बाहरी ज़िंदगी से मैं बिल्कुल कट सी गई थी कि किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं था 6 या 8 साल तक। तो मैंने सोचा था कि मेरी तो शायरी बंद ही हो गई या मैं अदब से बिल्कुल कट कर रह गई हूँ, अब क्या होगा ऐसे। लेकिन मेरे अंदर जो एक कहते हैं ना कीड़ा, एक कीड़ा था तो वो रेंगता ही रहता था। तो कभी कुछ ऐसा मौका आया तो मैंने देखा कि अपने आप कोई ग़ज़ल तैयार हो गई, कोई नज़्म तैयार हो गई। हम टीचर्स के हॉस्टल में रहते थे तो जब लड़कियाँ हमें छोड़कर जाती थीं एक नौकरी छोड़कर, एक बार ऐसा हुआ कि पूरा एक बंच हमें हमसे जुदा हो रहा था। तो मैंने मतलब मेरा दिल चाहा और मैंने एक पूरी नज़्म उस पर लिख दी।
तो सभी लोगों को बहुत पसंद आया और उसे ले जाकर मेन गेट के नोटिस नोटिस बोर्ड पर लगाया गया। इसी तरह से डायरेक्टर सर की विदाई थी, शाम 4 बजे या 5 बजे कोई प्रोग्राम था और मुझे 2 बजे मालूम चला और मैंने उनके ऊपर एक नज़्म लिखा और मैंने उस प्रोग्राम में पढ़ा। तो लोगों ने बहुत-बहुत तारीफ़ की, बहुत पसंद किया। तो मैं फिर समझ गई कि मेरे अंदर या किसी सहेली की शादी हो रही थी, तो उसकी शादी में गई तो उसे चिढ़ाने के लिए कुछ ऐसे ही मतलब पैरोडी टाइप का बनाकर गाने लग गई। तो मैंने देखा कि ये चीज़ जो है मुझसे हमेशा के लिए कभी जुदा नहीं हो सकती या मर नहीं सकती। मेरे अंदर ये पनप रही है और ये मेरे साथ ही रहेगी। इसलिए तो मगर यही है कि मुलाज़मत की वज़ह से बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं दे पाती थी, लेकिन अब फिर 10 सालों का गैप भी आ गया था इस दौरान, लेकिन फिर से मैंने फ़ेसबुक के ज़रिया कई सारे ग्रुपों में जब मैं शामिल हुई, लोगों ने तरहीब मिसरे दिए या कुछ तो मैंने कोशिश किया और कामयाब हो गई। तो इस तरह से मेरी गाड़ी फिर से चल पड़ी और मैं मतलब काम कर रही हूँ और मेरा इरादा है कि मैं ज़रूर किताब ले आऊँ। आप लोगों की दुआ रही तो ज़रूर मैं इसमें कामयाब हो जाऊँगी। क्या बात है! मैं आपकी इस पूरी सिचुएशन से, इन सारे हालात से बिल्कुल जोड़ के खुद को देख सकती हूँ शहनाज़ साहिबा। नौकरी एक ऐसी कहते हैं ना, एक बेड़ी है जो आपको बहुत देर तक रोकती है वो सारे काम करने के लिए जो आप करना चाहते हैं। हालाँकि वो बेड़ी हमें जीना भी सिखाती है, खुद बिल्कुल, मुख्तार बनाती है बिल्कुल। और सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाती है। नौकरी बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें नौकरी एक अहम रोल अदा करती है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वही पैसा आपके अल्फाज है ना कि फराज के कि कुछ काम इश्क किया, कुछ काम किया, तो कुछ काम इधर छूटता है, कुछ काम उधर छूटता है। तो बहरहाल बिल्कुल, बिल्कुल। आप इस दौरान लिखती रही, ये बड़ी बात है, क्योंकि लिखना नहीं छूटना जी, चाहिए था। किताब तो कभी भी जब आप लिख लें और आपके पास इतना मवाद हो जाए तो आप किताब निकाल सकते हैं। एक गजल और हो सकती है क्या, ये इरफान साहब पूछ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूंगी नहीं, आपसे इल्तिजा करूंगी कि आप एक गजल हमें और सुनाएं, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जी। जी, जी, जी। मैं अगर आप इजाज़त दें तो एक तरन्नुम में पेश करूँ? हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ। इरशाद। मैं बस कोशिश करना चाहती हूँ। जी। इनकार की तरह है, न इक़रार की तरह। इनकार की तरह है, न इक़रार की तरह। हर बात उसकी लगती है तकरार की तरह। इनकार की तरह है, न इक़रार की तरह। हर बात उसकी लगती है तकरार की तरह। अपने पराए सारे ही रिश्ते फिजूल हैं। अपने पराए सारे ही रिश्ते फिजूल हैं। रहते हैं इन दिनों सभी अगियार की तरह। रहते हैं इन दिनों सभी अगियार की तरह। और ये शेर सुने के देखा है दर्द आपने चेहरे पे मेरे क्या। देखा है दर्द
सुलूक आपका गमख्वार की तरह क्यों है, सुलूक आपका गमख्वार की तरह। और ये शेर सुने के, मुझसे बिछड़ के आपने दुनिया सजाई थी, मुझसे बिछड़ के आपने दुनिया सजाई थी, फिर क्यों है हाल जार ये बीमार की तरह, फिर क्यों है हाल जार ये बीमार की तरह। और मक्ता पेश करती हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र के तूफान के सामने, अल्लाह तेरा शुक्र के तूफान के सामने, शहनाज को बनाया है पतवार की तरह, इनकार की तरह है न इकरार की तरह, हर वाह बात वाह, उसकी लगती है तकरार की तरह। बहुत शुक्रिया। क्या बात, बहुत खूब, क्या बात है, शहनाज को बनाया है पतवार की तरह, कितनी बड़ी बात, बहुत सुंदर बात। मोहतरमा शहनाज रहमत साहिबा कोलकाता से हमसे रूबरू हैं तहरीक बकाए उर्दू के इस प्रोग्राम में। नाजरीन, हम आपको बता दें कि हमारे सारे इंटरव्यूज जो हमारे इस इल्मी अदबी फेसबुक की लाइव के दौरान आप सुनते हैं, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर भी इसके बाद होते हैं और आप वहाँ सुन सकते हैं उस चैनल पर जाकर। उसका लिंक हम आपसे शेयर करते रहते हैं अपने इस पेज पर, और उसे सुने, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर मुनासिब समझें तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि उर्दू की जो बका के लिए हम काम कर रहे हैं और इतने सारे लोगों का, इतनी शख्सियात का जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो आप तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, उनकी बात लोगों तक पहुंचे। शहनाज मैम, आप शायरा हैं, अदीबा भी हैं, तो शायरा और अदीबा होने के नाते सवाल ये है कि आपने गजलों के अलावा भी क्या लिखा है, और किस तरह के मौजू पे आपने लिखा है, गजल के अलावा कुछ अगर आपने प्रोज लिखा है तो? जी हाँ, मैंने सादिक़ा नवाब सहर बाजी के किसी अफ़साने पर तबसरा भी लिखा हुआ है, लिखा था, जो कि अखबार में भी आया और किसी किताब में भी। और इसके अलावा मैं बनात से जुड़ी हुई हूँ। बनात जो और ख़वातीन की बहुत ही एक अदबी और आलमी तौर पर मुनफ़रिद क़िस्म की एक तंज़ीम है। तो वहाँ पर जो भी कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, उनके ज़रिया मैंने अभी हाल ही में एक हमारा झरोखा इवेंट चला था, जो कि बहुत ही कामयाब रहा। तो उसके तहत मैंने भी अपनी यादों को समेटा और मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 2 तरह झरोखा लिखा, जो मेरी बचपन की यादों पर मुश्तमिल है। मैं मेरा कम उम्री में मेरी मतलब मुंबई का मेरा सफ़र और वालिदा साहबा के साथ पहली बार फ़िल्म बीननी का तजुर्बा, मैंने इस पर लिखा हुआ है। इसके अलावा मैं अपने वालिद साहब पर भी लिख रही हूँ। और बहुत पहले मैंने अफ़साने लिखे थे, लेकिन मैं खुद उनसे मुतमईन नहीं थी, तो मैंने उन्हें रद्द कर दिया। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने फिर से कोशिश की है और एक अफ़साना मैंने तन्हाई लिखा, जिसे मैंने हाल ही में कहीं पर पेश भी किया था। और मैं इसके अलावा मतलब और भी दूसरी चीज़ें मेरा लिखने का इरादा है। मैं अपनी सहेलियों के ताल्लुक से मेरे
जो भी मेरी यादें हैं उनको मैं जमा करना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहम है इन लोगों की जो मेरे नज़दीक आई, मैं मतलब मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनी। मेरी सहेलियों ने मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और मतलब जो लोग भी मुझे दिल से छूते हैं, मेरे मेरे करीब होते हैं, दिल के करीब होते हैं, मैं चाहती हूँ मैं सबको मतलब अपने अदब में एक जगह दूँ और कुछ उनके ऊपर लिखूँ। क्या बात है। बहुत, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। मैं इस काम के लिए आपको तहरीक बकाए उर्दू की ओर से ज़रूर एक शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, मुबारकबाद भी देना चाहूँगी कि जो काम आपने बताया वो काम बहुत बड़ा है। बेशक, क्योंकि हर हर इंसान हर जगह नहीं पहुँच सकता। हम एक ही ज़िंदगी में सबसे नहीं मिल सकते। तो अगर कोई बीच में हमें मिल जाए जो हमें अगले आगे 10 लोगों से मिलवा दे, उनके बारे में बता दे, और तो ये बहुत बड़ा काम है। तो सब के सब आप जितने भी दुनिया के अच्छे लोग हैं, हमारी कोशिश ये है, हम ये चाहते हैं कि दुनिया के सारे अच्छे लोग, सारे शायर, अदीब, तख्लीकार, सब एक दूसरे से मिल लें, एक दूसरे के बारे में जान लें, एक दूसरे के बारे में बातें करें, एक दूसरे की बातों को आगे पहुंचाएं। तो यानी कहीं न कहीं हमारी इस मुहिम में, हमारी इस तहरीक में आप भी शामिल हैं अपनी कलम के ज़रिए, और उन लोगों के बारे में लिख कर जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ उर्दू अदब के लिए बल्कि दुनिया में हर तरह के अदब के लिए, क्योंकि जहाँ भी कुछ लिखा जा रहा है उसका पढ़ा जाना ज़रूरी है। और इसीलिए हमने फिर ये बात बोली भी है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाएँ और हर तरह का जो इंटरव्यू हमने ले रखा है उसको सुने। उसका लिंक तहरीक बकाए उर्दू के यूट्यूब चैनल का लिंक जो है वो अभी अभी हमारे कमेंट बॉक्स में आ गया है। आप चाहें तो इसको क्लिक करके कोई एक इंटरव्यू खुलेगा, आप उसके बाद वहाँ पे तमाम इंटरव्यू देख सकते हैं, और शहनाज मैम का भी इंटरव्यू कुछ देर बाद यूट्यूब पर आ जाएगा। तो वो लिंक आप जहाँ चाहें लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और मुझे एक बात याद आई, मैं आज आपके कहीं और इस बात को कभी और तहरीक के पेज पे मैं बता पाती या नहीं, आज मुझे आपकी बात से याद आया कि मैं भी चूंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की से पढ़ के आगे बढ़ी हूँ, मेरी मादरी जबान ही हिंदी है, तो मुझे भी वो वाकया, वो वक्त याद आ गया जब आपने बताया कि मैंने भी जब गजल लिखनी शुरू की और मैं अपनी हिंदी की कॉपी में हिंदी में गजल लिखा करती थी। गजल उर्दू में ही होती थी लेकिन उसकी स्क्रिप्ट हिंदी में होती थी। तो जब मैं पहली बार अपने कॉलेज के उर्दू उस्ताद के पास पहुंची, मेरी एक सहेली मुझे लेकर गई कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो, चलो उर्दू वाले सर के पास चलते हैं, उनको दिखाते हैं। तो वो जब हम वहां गए तो उन्होंने कहा कि मैम सर ये प्रतिमा है, ये गजलें लिखती है। तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे देखा, अच्छा आप तुम गजलें लिखती हो, दिखाओ। फिर तो मैंने अपनी कॉपी उनके आगे की, तो उन्होंने कॉपी देखा और मुझे बड़ी हिकारत से कहा हिंदी में लिखती हो। वो वो लम्हा मैं भूल नहीं पाती। अब मुझको लगा ओहो, अच्छा हिंदी, मतलब मैं हिंदी स्क्रिप्ट में लिख रही थी, वो उर्दू के उस्ताद थे। तो मुझे उसी दिन लगा था कि मुझे उर्दू लिखनी पढ़नी भी आनी चाहिए। तो उस कोशिश को मैंने तो थोड़ा सा आगे बढ़ाया और अब मैं पढ़ पाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत पढ़ पाऊँ, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि सीखने का सिलसिला जिंदगी भर जारी रहता है। तो बिल्कुल, मोहतरमा बिल्कुल। शहनाज रहमत साहिबा, और आज हम आपसे आपकी भी बहुत बहुत तारीफ करते हैं इस चीज के लिए कि आपने बहुत कोशिश की है और मैंने भी मतलब आपने मेरी बातों से अपने आप को जोड़ा है, क्योंकि आप भी मतलब हमारी बातों में कोई बनावटीपन नहीं है, हम सच्चे हैं और जो मतलब जो हकीकत है वही बयान करते हैं। तो बिल्कुल। वो तजुर्बा आपका भी रहा है, आपने भी बिल्कुल मोहब्बत से सीखा है, तो अच्छा लगता है। जी, जी, बहुत बिल्कुल, अच्छी, बिल्कुल। आपको सुनती रहती आ, हूँ बाकी जगहों पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक बहुत ही सवाल ज़रूरी है जो हमारा, बहुत ही ज़रूरी सवाल है जो हम आने वाली हर मेहमान से, हर शख्स से पूछते हैं प्रोग्राम के आखिर में, कि आने वाली नस्लों के लिए, हमारी मौजूदा नस्लों के लिए, हमारी नई जनरेशन, सो कॉल्ड हैशटैग मॉडर्न जो हमारी वो है नस्ल है, जो इंग्लिश और अलग अलग जबानों में आगे बढ़ना पसंद करती है, बल्कि उन जबानों में भी अपना कोड बना रखा है उन्होंने, उनको ऐसी मोहब्बती जबान से जोड़ने का क्या तरीका हो सकता है। और आपके साथ ये सवाल इसलिए बेहद बेहद अहम है
क्योंकि आप टीसीएस में काम कर रही हैं। टीसीएस में काम करना बहुत प्रेस्टिजियस ओहदा मैं मानती हूँ कि बहुत मुश्किल से वहाँ पे काम आप करते हुए पहुंचते हैं। एक बड़ी कंपनी है, वहाँ का क्या माहौल है? वहाँ तो बड़े यंगस्टर्स भी काम करते होंगे, तो उन लोगों में कभी आपने देखा उर्दू के लिए मोहब्बत, या कैसे वो अपनी जबान के लिए, या फिर जो उर्दू बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे, वो उर्दू कैसे अपनी अपने किरदार में उतारे? और मैं आपका ही मिसरा आपको वापस कर रही हूँ कि मेरे अजदाद ने विरसे में ये विरासत दी है, तो वो उर्दू के लिए भी ये कह सके कि मुझे विरसे में ये विरासत मिली है। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, आपका एक पैगाम? जी, जैसा आपने कहा कि जो उर्दू तबक़ा है ना, उनके मतलब आप उनसे 2 मिनट भी बात करेंगी, आप पहचान जाएँगी। उनकी शख़्सियत में उसकी झलक ज़रूर मिलती है और एक वो अपनी एक मुनफ़रिद अलग पहचान रखते हैं और उन्हें हम समझ पाते हैं कि ये उर्दू का परचम लहराने वाले लोग हैं और उर्दू को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो ऐसा उर्दू वाले लोग हमेशा मुझे मिलते रहे हैं हर जगह पर, चाहे वो कंपनी हो या बाहर हो और उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोगों की मैंने बताया था पहले ही कि कोलकाता में कोई कमी नहीं है और मेरा पैगाम यही होगा कि आप हमारे बोलचाल की जो ज़ुबान है, हम किसी भी जगह की जो भी ज़ुबान है, वो हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो उर्दू ही होती है और उर्दू से हर कोई वाकिफ़ है और उर्दू से हर कोई मोहब्बत करता है। बस इसे पहचानने की ज़रूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है और इसे दिल खोलकर अपनाने की ज़रूरत है। हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो सीखने की किसी भी ज़ुबान को और उर्दू को ख़ास तौर पर कोशिश करे और समझने की कोशिश करे। जब मैं 11-12 में थी तो मेरी सहेलियाँ मुझसे पूछा करती थी इंतज़ार का मतलब बताओ, इक़रार का मतलब बताओ, तो मुझे बहुत हैरत होता था कि नहीं इतना सा नहीं आता, ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल है। तो इसी तरह से हम उर्दू बोलते रहते हैं लेकिन हमें हमें मालूम नहीं होता है। तो बहुत से लोग हैं जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में उर्दू किस तरह से शामिल है। तो इसे पहचानें और इस तरफ मतलब आगे कदम बढ़ाएँ, आगे बढ़ें और मुआशरे उसके मद्देनज़र मैं ये कहना चाहती हूँ कि घरों में जब भी परवरिश करें, तो लड़के-लड़कियों के फ़र्क को मिटा कर ही करें। दोनों को एक जैसी तालीम दें, एक जैसी तरबियत दें और दोनों को एक जैसी मोहब्बत दें, एक जैसी जगह दें। इससे धीरे-धीरे हमारे मुआशरे में जो ये बुराई है, मर्दाना बरतरी वाली जो सोच है, कोई भी मतलब हम किसी के खिलाफ नहीं है, कोई भी खराब नहीं होता है। लेकिन एक सोच है जिसने लोगों को मतलब लोगों की ज़हनियत को बदल कर रख दिया है। तो उस सोच को बदलने की ज़रूरत है और इसके लिए इसकी जड़ें और इसकी बुनियाद जो है घर से ही शुरू होती है। तो लोगों को अपने घरों में ही कोशिश करनी चाहिए कि हम मुआशरे में बदलाव लाने की कोशिश करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। और बीच में आपकी आवाज़ कुछ सेकंड्स के लिए रुक गई, तो देखिए हमारे नाज़रीन किस कदर आपको दिल से सुन रहे हैं कि तुरंत मोहतरमा सबिहा सुंबुल साहिबा और मोहतरम सैयद सलीम बुखारी साहब ने तुरंत लिखा कि आवाज़ नहीं आ रही है। और मैं भी थोड़ा-सा परेशान हुई, लेकिन कुछ सेकंड के बाद सही हो गया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, इस मोहब्बत से हमें सुनने के लिए। और आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही है शहनाज मैम, कि इंतजार बोलते हैं मगर ये नहीं पता कि ये तो उर्दू बोल रहे हैं। हम बहुत कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं, बहुत अल्फाज, बल्कि दिन सुबह से शाम तक हम कितना कुछ बोलते हैं जो उर्दू में होता है। सुबह भी उर्दू जी, में जी। होती है, शाम भी उर्दू में होती है, और हम समझ नहीं पाते कि हम उर्दू बोल रहे हैं। तो और हम उस कश्मकश में होते हैं कि ये जबान कैसे सीखी जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका। मेरा भी एक उर्दू तजर्बा को है। शुरू में जी, जी। जी। उर्दू को शुरू में लश्करी ज़ुबान कहा जाता था, उर्दू को हिंदी भी कहा गया है, सिंधवी भी आज कहा भी वो गया है, लश्करी हिंदवी भी जबान, कहा बिल्कुल गया है। बिल्कुल। जी। जी, जी, क्योंकि
ने सभी चीज़ों को अपने अंदर समो लिया है। जो भी बिल्कुल। किसी दूसरी ज़ुबान से लफ्ज़ आए वो उर्दू बन गए और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो शामिल हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। तो वही मैंने कहा कि बहुत गौर खूबसूरत। करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बातें की और बहुत मोहब्बत से, प्यार से मुझे सुना और सामाईन ने भी मुझे अपने दरमियान जगह दी, जबकि मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो मैं बेहद आप लोगों की ममनून हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका भी। काबिलियत तो सामने वाला बता पाता है शहनाज मैम, क्योंकि जो भी काबिल होता है वो उसका आईना सामने वाले होते हैं। तो आपकी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही और आपके मुझे भी याद है कि बहुत सारे अल्फाज मैं भी जब शुरुआत में सुनती थी, गज़लें सुनती थी, तो बहुत अल्फाज मैं गुनगुनाती तो थी, मुझे उसके मानी नहीं मालूम होते थे। तो फिर कहीं से ढूँढ के, डिक्शनरी से ढूँढ के, खोज के, तो ये करते-करते आज कम से कम यहाँ पहुँची हूँ कि आज भी मुझे लगता है कि आज भी कोई भी लफ्ज़ जो नया सुनती हूँ, जिसके मानी नहीं मालूम होते हैं, तो खोजने की कोशिश करती हूँ। एक बड़ी बात ये है कि अगर आप उर्दू से नहीं हैं या कोई भी ज़बान, बिलख़ुसूस हम उर्दू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोई नया लफ्ज़ सुने तो उसको ज्यों का त्यों दोहराएँ ना ही इस्तेमाल करें, वरना नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो सकता है। आप अपने बिल्कुल, जो भी बिल्कुल, लफ्ज़ बिल्कुल। है बिल्कुल उसके मानी पूछें और आपके जो गहराई उस्ताद में हैं, जाना आपके चाहिए। बड़े लोग जी। हैं, बिल्कुल उसके मानी समझें, क्योंकि नाखुदा और खुदा इन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो आप जब तक मानी नहीं समझेंगे जी। तब तक उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ आज यहाँ से जी। आपको विदा कहने के पहले उन सबके नाम आप तक पहुँचा दूँ, जो मुझे दिख रहे हैं फ़िलहाल, जिन्होंने आपके लिए वाह-वाह कही और आपकी बात में हाँ में हाँ मिलाई है, आपको आपकी तारीफ़ की है, आपका वेलकम किया है यहाँ पे। जनाब शमशाद तकीदार साहब, जनाब नुसरत अली खां काज़ी साहब, जनाब सैयद शौकत हुसैन काज़मी साहब, जनाब नुसरत अली खान काज़ी साहब, मोहतरमा जी, बहुत-बहुत शैबी खान, शुक्रिया। मोहतरमा शैबी खान, आई थिंक ये मोहतरमा है, और मोहतरम सैयद मेरी बहन है। खुर्शीद। जी, 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 मुझे कमेंट से ऐसा लग रहा था। और मोहतरम हसन हैदर बॉबी, मोहतरम शमशाद, कुछ लोग लगातार कमेंट करते हैं और वो वाक़ई बहुत मोहब्बत से सुनते हैं। मोहतरम सैयद सलीम बुखारी साहब, मोहतरम हमीदुल्लाह खान साहब, मोहतरम सरफराज अंसारी, जनाब मुश्ताक हुसैन वफा साहब, प्रोफेसर इरफान आरिफ साहब जो अपने प्रोग्राम को सुन रहे थे और हमारे साथ थे, हौसला अफजाई कर रहे थे, मोहतरम फिरदौस शकील या मोहतरमा फिरदौस शकील, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम इलियास चौधरी और मोहतरम परवेज मुजफ्फर, मोहतरमा साबिहा सुम्बुल साहिबा, आपके साथ मैं सभी मोहतरम लोगों का मीर बहुत साहेब शुक्रिया अदा हसन। करती हूँ। जी, मोहतरम मीर साहेब हसन, मोहतरम सलीर कुरैशी, सारे लोग, ढेर सारे, अब मैं नीचे तक आ गई हूँ तो कोई नाम ना छूटने पाए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे मैं नाम ले लूँ। मोहतरमा मुस्कान सागर, जी, जी। हम्म, सभी लोगों की मोहब्बतों का बहुत-बहुत शुक्रिया। लोगों ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी और मुझे बग़ौर सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मोहतरमा तलत सरोहा, अ, और सारे लोग, कुछ-कुछ नाम अगर छूट रहे तो मैं माज़रत चाहूँगी। और एक बार फिर दोहरा रही हूँ कि कमेंट बॉक्स में तहरीक बकाए उर्दू की का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है, तो उस पे आप जाएँ और बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, सिर्फ़ इंटरव्यूज़ है उस पे और आप गुफ्तगू सुनेंगे तो आप बहुत अमीर हो जाएँगे। इतनी अच्छी बातें हैं वहाँ पे, हमारे इतने मेहमान शख्सियात दुनिया भर से वहाँ पे आई आई हैं जो हमने बातचीत की है। अगर आप रोज एक इंटरव्यू सुने तो कितना इजाफा होगा हमारी जो नॉलेज है उसमें उर्दू को लेके, उर्दू अदब को लेके। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा शहनाज रहमत साहिबा, आपसे बात करते करते तकरीबन 1.25 घंटे होने आए हैं और लग रहा है अभी हमने तुरंत बात शुरू की हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गजलें यूं ही परवान आपका चढ़ती भी रहें, बहुत-बहुत आपकी शुक्रिया।
हाँ, आपकी कलम को यूं ही अल्लाह जोर देता रहे। और हम नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करेंगे। एक बार फिर बताएं, हम शाम 6 बजे अब मिल रहे हैं नए वक्त पर। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, मोहब्बत करते रहिए और अपनी जुबान से मोहब्बत को आगे बढ़ाते रहिए। अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर।